नमस्कार, मैं विकास कुमार यूट्यूब चैनल पीके द स्टडी पॉइंट पर आप सबका स्वागत करते हैं। आइए आज हम लोग सामान्य विज्ञान में एक टॉपिक है कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी ऊतक को पढ़ेंगे। संयोजी ऊतक में हमको पढ़ना क्या है, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इनके कार्य क्या हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनमें कौन कौन सी कोशिकाएँ पाई जाती है और उन कोशिकाओं के क्या कार्य हैं, इन सबको हम इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन कनेक्टिव टिश्यू पढ़ने से पहले हम उन लोगों से अपील करना चाहते हैं जो हमारे चैनल पर नए आए हैं, वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं। इससे ये होगा कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। आप हमारे वीडियो को पूरा देखिए और अंत में कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसे लगा। अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, ख़राब लगा है तो डिसलाइक करिएगा, लेकिन कमेंट में कुछ न कुछ आप ज़रूर लिखिएगा। चलिए हम लोग पढ़ते हैं कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी ऊतक। क्या पढ़ेंगे? संयोजी ऊतक पढ़ेंगे। ऊतक इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। ये जो कनेक्टिव टिश्यू है, ये इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? इनकी उत्पत्ति हुई है, जो भ्रूण होता है भ्रूण के मीजोडर्म से होती है। कहाँ से? भ्रूण के मीजोडर्म से। ठीक है। ये पूरे शरीर के जो निर्माण करता है, जितने भी ऊतक होते हैं उसका लगभग 30% भाग होता है। कितना प्रतिशत? 30% भाग होता है। और इनके कार्य आप जानते ही हैं कि ये ऊतक शरीर में जो विभिन्न अंग हैं या अंगों में एक ऊतक दूसरे ऊतक को जोड़ने का काम करता है। शरीर के पूरा ढांचा तैयार करता है। शरीर का ढांचा का मतलब एक शरीर को आकार प्रदान करता है, उनका एक सहारा प्रदान करता है। आप कहेंगे कौन सहारा देता है? तो आप जानते हैं शरीर के अंदर जो आपकी अस्थियों का एक ढांचा है जिसको कंकाल तंत्र कहते हैं, ये भी ऊतकों से ही बने होते हैं। और ऊतक कौन सा है? वो संयोजी ऊतक है। इसके अलावा जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो ये काम और करता है, ये संचय का भी काम करता है, किसी पदार्थ को संचित करता है। तो संचय करने का काम कौन करता है? इसमें एक होता है वसा ऊतक, यानी कि जिसे कहते हैं फैटी कनेक्टिव टिश्यूज, ये भी या एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। ये क्या करते हैं? वसाओं को संचित करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी कनेक्टिव टिश्यू हैं जो संवहन का कार्य करते हैं। जैसे संवहन का मतलब है किसी पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य। जैसे ब्लड है, रक्त है। रक्त क्या करता है? जो भी भोज्य पदार्थ हैं, ऑक्सीजन है, इसके अलावा हार्मोन्स हैं, विटामिन्स हैं, जो मिनरल्स हैं, उनको क्या करते हैं? कोशिकाओं या ऊतकों तक पहुंचाने का कार्य। तो ये क्या करता है? पहुंचाने का काम करता है, इसलिए कहते हैं ये संवहनी, इसको संयोजी ऊतक भी कहा जाता है। इनके अलावा इसी ऊतकों में बहुत सारे ऐसे होते हैं जो शरीर के अंदर हानिकारक पदार्थ होते हैं या बाहरी हानिकारक पदार्थ होते हैं, मृत कोशिकाएं होती हैं, उनको भक्षण करती हैं, उनको खा लेती हैं, उनको समाप्त कर देती हैं, यानी शरीर की सुरक्षा करती हैं। तो इनके कार्य बहुत सारे हैं, तो इसीलिए इसको पढ़ना भी ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है, और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट है। और हम इसके बाद चलते हैं, देखेंगे कि जो कनेक्टिव टिश्यू है यानी कि संयोजी ऊतक है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो संयोजी ऊतक कुल मिला के मुख्य रूप से 3 भाग में इसको बांटा गया है। पहले भाग को कहा गया है प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोलते हैं? प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि पहली बार लिख देते हैं प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू। हिंदी में इनको कहा जाता है वास्तविक संयोजी ऊतक। वास्तविक संयोजी ऊतक। ठीक है, इसका हम चित्र भी बना दिए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो पहला क्या है? प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू,
दूसरा है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? कंकालीय संयोजी ऊतक। क्या बोलते हैं? कंकालीय या कंकाल संयोजी ऊतक, जो भी आप कहना चाहे कह सकते हैं। और जो तीसरा है वो क्या है? तीसरों को कहा जाता है वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू या वैस्कुलर टिश्यू, जो आप कहें समझ जाइए। सब ये संयोजी ऊतक के ही पार्ट हैं, ठीक है। तो ये कौन सा है? वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक। यानी कि हिंदी में इसको क्या कहा जाएगा? वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू को संवहनीय, संवहन करने वाला है ना, संवहन या संवहनीय जो भी कहिए, संवहन संयोजी ऊतक, ठीक है। तो इस वीडियो में ऊतक कितने प्रकार ये हैं आप इसको देख चुके हैं। जो संयोजी ऊतक है यानी कि कनेक्टिव टिश्यू है, ये इसके 3 भाग हैं। एक को कहा गया प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, दूसरे को स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, तीसरे को वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। जो इसमें आपका प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू है, इसको वास्तविक संयोजी ऊतक कहा जाता है, और स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू को कंकालीय संयोजी ऊतक कहते हैं, और वहीं पर वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू को संवहन संयोजी ऊतक कहा जाता है। आप इसमें वास्तविक में हम आपको बताएं कितने प्रकार के होते हैं। वास्तविक कनेक्टिव टिश्यू भी जो है, यानी कि वास्तविक संयोजी ऊतक जो है, ये 3 भागों में बटा है, ठीक है। पहले क्या कहेंगे? सिंपल अथवा लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। हिंदी में क्या कहा जाता है इसको? हिंदी में कहा जाता है साधारण अथवा ढीला संयोजी ऊतक। साधारण अथवा ढीला संयोजी ऊतक कहा जाएगा, ठीक है। साधारण अथवा ढीला संयोजी ऊतक है। दूसरा है डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। टिश्यू हिंदी में क्या कहेंगे इसको? इसको कहा जाएगा सघन सघन तंतुमय। फाइबर को तंतु कहा जाता है, तंतुमय संयोजी ऊतक, ठीक है ना। और जो तीसरा है, इसमें क्या है? तीसरा क्या है? विशेष प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक, सॉरी हिंदी, चलिए इंग्लिश में क्या कहा जाएगा इसको? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है ना। यही पहले इसके प्रकार में हम देख लिए कि जो संयोजी ऊतक है वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। पहला इसमें प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हिंदी में कहा जाता है वास्तविक संयोजी ऊतक, और दूसरा है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हिंदी में कहा जाएगा कंकालीय संयोजी ऊतक, और तीसरा है वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, जिसको कि संवहन संयोजी ऊतक कहा जाता है। तो इसमें जो प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू है यानी कि वास्तविक संयोजी ऊतक है, ये पुनः 3 भागों में बटा है। पहले को सिंपल या लूज कनेक्टिव टिश्यू कहा गया है, जिसको हिंदी में कहा जाएगा साधारण अथवा ढीला संयोजी ऊतक। दूसरा है डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, जिसको कि कहा जाता है सघन तंतुमय संयोजी ऊतक, और तीसरा है विशेष प्रकार का संयोजी ऊतक होता है, जिसको कि स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। तो इस वीडियो में हम केवल पढ़ेंगे सिंपल अथवा लूज कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि साधारण अथवा ढीला संयोजी ऊतक पढ़ेंगे। तो इन सबको हम मिटा देते हैं, आप इसको लिख लीजिएगा। सिंपल अथवा लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है।
इसमें आप देखेंगे इसमें कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, किस प्रकार के फाइब्रस पाए जाते हैं, यानी कि तंतुएं पाई जाती हैं, ये सारी चीज़ आप ध्यान से देखिएगा। मुझे यकीन है आपकी समझ में अच्छी तरीक़े से आ जाएगा। क्या हम पढ़ेंगे पहले? सिंपल अथवा लूज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, लूज कनेक्टिव टिश्यू। नाम कोई बार बार अगर हम नाम लेते रहेंगे तो इससे ये होगा कि आपको आपके दिमाग में वो नाम फीड कर जाएगा, आप उसको समझ जाएंगे, याद हो जाएगा। सबसे कठिन काम होता है कि नाम याद करना। तो इसका एक और नाम है, जो ये सिंपल या लूज कनेक्टिव टिश्यू है, इसके एक और नाम है। इसको कहा जाता है अंतरालीय, क्या बोलते हैं? अंतरालीय संयोजी ऊतक। ठीक है, क्या बोलते हैं? अंतरालीय संयोजी ऊतक। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? एयरोलर कनेक्टिव टिश्यू। आई बात समझ में? याद कर लीजिएगा। इसमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं, जैसे कि फाइब्रोसाइट्स है या फाइब्रोब्लास्ट है। आप देख रहे हैं ये फाइब्रोब्लास्ट कोशिका है। चित्र हमने बनाया, अच्छा चित्र नहीं है, काफ़ी बड़ा बना दिए हैं, भब्बड़ बना दिए हैं। नाम सुनते हैं भब्बड़ ना, तो मतलब भड़कीला। लेकिन ऐसा ही टिश्यू है, इसके अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती हैं वो सब हमने बनाया है। अच्छा नहीं बना, लेकिन समझने के लिए पर्याप्त है। जैसे क्या है, ये फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं हैं या फाइब्रोसाइट्स है। ये माइक्रोफाइजिस कोशिकाएं आप देख सकते हैं, ये है। इसका काम अभी हम बताएंगे। इनके अलावा आप इसमें देखेंगे कि मास्ट सेल है, ये देख रहे हैं, ये फैट सेल है। ठीक है, ये ब्लड वेसल्स भी आपको दिखाई पड़ रहा है। ये कोलेजन फाइबर्स हैं जो आप देख रहे हैं इसको। ठीक है ना, इसमें इलास्टिक फाइबर्स भी हैं। ये सब किसमें हम पढ़ेंगे? हम इसमें पढ़ेंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू में या सिंपल कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ेंगे। इसका एक और नाम है, आपको फिर मैं दोहरा दे रहा हूँ, इसको हिंदी में कहा जाएगा अंतरालीय संयोजी ऊतक अथवा एयरोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे, इसमें जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, और उस कोशिका में सबसे पहले फाइब्रोसाइट्स या फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं पढ़ेंगे। क्या पढ़ना है? फाइब्रोसाइट्स अथवा फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती है। ये कैसे होती है? ये संख्या में आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। फाइब्रोब्लास्ट नामक कोशिका या फाइब्रोसाइट नामक, ये देख रहे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा आपको दिखाई पड़ेगी संख्या में। ये चपटी रहेगी, बड़ी रहेगी। ठीक है, कैसे रहेगी? चपटी रहेगी, बड़ी रहेगी। इसका कोई आकार निश्चित नहीं है। आप देख रहे हैं ये अनियमित आकार का होता है। कौन सा? नाम फिर बोलते जाएंगे बार बार। जो फाइब्रोब्लास्ट कोशिका है अथवा फाइब्रोसाइट्स कोशिका है, ये आकार में बड़ी होती हैं। ठीक है, लंबी होती हैं, चपटी होती हैं। इसका कोई निश्चित आकार ही नहीं होता, अनियमित आकार की होती है। समझ में आ रही ना? और ये जो है शाखान्वित कोशिकाएं होती है। देख रहे हैं, ये शाखाएं निकली हुई है। ठीक है, इसका जो मैट्रिक, ये क्या करता है? ये मैट्रिक के आधार पदार्थ और जो तंतुमय के प्रोटीन हैं उनको ये स्रावित करती रहती है। कौन सी? फाइब्रोब्लास्ट। हम यहाँ पे फाइब्रोसाइट्स भी की बात कर रहे हैं। फाइब्रोसाइट्स, ये मानिए कि जो फाइब्रोब्लास्ट होता है ये परिपक्व नहीं होता है, अपरिपक्व होता है। जब ये फाइब्रोब्लास्ट अपरिपक्व होता है तो ये फाइब्रोब्लास्ट नाम दिया जाता है, लेकिन जब परिपक्व हो जाता है तो इसको फाइब्रोसाइट्स कहा जाता है। बात समझ में आइए? समझ गए ना? यही फाइब्रोब्लास्ट को ही फाइब्रोसाइट कहा जाता है, लेकिन तब जब यह परिपक्व हो जाता है। और इसके अलावा ये करता क्या है? ये घाव को भरने में मदद करता है। अब घाव में मान लीजिए विटामिन सी की कमी हो जाती है तो ये जो अपना काम कर रहा है ये काम नहीं कर पाता है विटामिन सी कमी में। बाकी ये घाव को भरने का काम करता है, मरम्मत काम करता है, या उसकी वृद्धि का काम करता है। कि कौन काम करता है? फाइब्रोब्लास्ट नामक कोशिकाएं करती हैं, या फाइब्रोसाइट्स नामक कोशिकाएं करती हैं।
आगे समझ में। इसके बाद आइए हम लोग देखते हैं, दूसरा है माइक्रोफेजेज कोशिकाएं। क्या है? माइक्रोफेजेज। आप यहाँ देख सकते हैं, ये है, ये कोशिका माइक्रोफेजेज कोशिकाएं हैं। माइक्रोफेजेज, ठीक है। माइक्रोफेजेज सेल का एक और नाम है, उसको कहा जाता है हिस्टियोसाइट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? हिस्टियोसाइट्स। हिस्टियोसाइट्स, समझ में आई बात? आइए माइक्रोफेजेज कोशिकाओं के बारे में हम लोग समझते हैं। ये भी क्या होता है, संख्या में अधिक होती है, बड़ी होती है। अब इसमें हम छोटा बड़ा ज़्यादा नहीं बनाए हैं, बस उसे बना दिए हैं। तो ये संख्या में अधिक भी होती है, बड़ी भी होती है। इसका भी जो आकार होता है ये असममित आकार का होता है, और ये सभी संयोजी ऊतकों में पाई जाने वाली कोशिका है माइक्रोफेजेज कोशिकाएं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये जीवाणुओं को, ऐसे जीवाणुओं को जो बाहर से आए हों, हानिकारक हों, ऐसी कोशिकाएं जो मृत हैं या अनावश्यक पड़ी हैं, उनको ये क्या करती हैं, खा लेती हैं, उनका भक्षण कर लेती हैं। इसीलिए इनको क्या कहते हैं, जीवाणु भक्षण कोशिकाएं भी कहा जाता है। किसको? माइक्रोफेजेज कोशिकाओं को। ध्यान से सुनिएगा, कहानी की तरह चलते रहिए, बस हम पढ़ा नहीं रहे, खाली सुना रहे हैं आपको। तो इसमें जो माइक्रोफेजेज कोशिका है, जिसको कि हिस्टियोसाइट्स कोशिका कहा जाता है, ये ऊतक के अंदर जो भी हानिकारक पदार्थ हैं, जो भी हानिकारक कोशिकाएं हैं, या बाहर से आने वाले जो भी जीवाणु हैं, बैक्टीरिया हैं, या मृत कोशिकाएं हैं, उनका ये भक्षण कर जाती हैं, इनको खा जाती हैं। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, इनको क्या बोलते हैं, ऐसी कोशिकाओं को जो जीवाणुओं का भक्षण कर लेती हैं, उनको क्या कहा जाता है, उनको फैगोसाइटोसिस कहा जाता है। क्या कहते हैं? फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस कहा जाता है, ठीक है। याद करते हैं, ये लिख लीजिएगा। क्या बोलते हैं इनको? फैगोसाइटोसिस कोशिकाएं कहा जाता है। इनमें क्या होता है, कुछ तो जो इसमें तंतुएं हैं, ये देख रहे हैं, इससे बंधे रहते हैं, और बंधे रहने के कारण क्या होता है, ये भ्रमण नहीं करते हैं, वहीं पे अपना काम करते रहते हैं। लेकिन कुछ में पिसोडियोपोडिया होता है, जिसे कहेंगे पादाब कहा जाता है। पादाब जैसे यूग्लिना, पैरामीशियम। पैरामीशियम आप पढ़े होंगे, एक कोश की जीव है। तो वो गति कैसे करता है, उनमें पादाब होता है, पिसोडियोपोडिया कहलाता है। उसी के जरिए वो भ्रमण करता है, घूमता है। तो इसमें कुछ ऐसे भी माइक्रोफेज सेल्स हैं जिसमें पादाब पाए जाते हैं, यानी कि पिसोडियोपोडिया पाया जाता है। हम आपको लिख के दिखा देते हैं, पिसोडियोपोडिया। इसी पिसोडियोपोडिया के जरिए क्या करता है, घूम घूम करके ये जो भी हानिकारक कोशिकाएं होती हैं, जो भी बाहर से आए हुए जीवाणु होते हैं, विषाणु होते हैं, विषाणु नहीं जीवाणु होते हैं, या मृत कोशिकाएं होती हैं, उनका ये भक्षण कर लेती, खा लेती हैं, यानी खा के उनको नष्ट कर देती हैं। इसलिए इनको एक और नाम कहा गया है, नाम दिया गया है, इसको कहते हैं क्या बोलते हैं, स्कैवेंजर। स्कैवेंजर सेल कहा जाता है, माने सफाई करने वाली कोशिकाएं कहा जाता है। ये कैसे करती हैं, जो मृत कोशिकाएं हैं या जो बाहर से आने वाले हानिकारक जीवाणु हैं, उनके ऊपर इन कोशिका के अंदर, ठीक है, ये आपका कोशिका है, इस कोशिका के अंदर क्या होता है, आप जानते हैं कोशिका के अंदर बहुत सारे अंग होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया से लेकर के गाल्जी बॉडी से लेकर के लाइसोसोम्स होता है, एंटीप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो ये क्या करता है, इसके कोशिका के अंदर जो लाइसोसोम्स होता है, उस लाइसोसोम से एक प्रकार का एंजाइम निकालता है, ठीक है। वही एंजाइम जब बैक्टीरिया के ऊपर पड़ता है तो बैक्टीरिया क्या होता है, या जो भी मृत पदार्थ होते हैं, मृत कोशिकाएं होती हैं, हानिकारक कोशिकाएं होती हैं, उनके ऊपर जब पड़ता है तो क्या होता है, विघटित हो जाती हैं, उनका विघटन होने लगता है। इसी प्रकार ये उनको समाप्त करती हैं। तो इनका काम वास्तव में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये सफाई का काम करती हैं। आप देखिए, जो गांव में और शहर में तुलना करेंगे तो शहर में आप क्या देखेंगे, गांव की अपेक्षा बहुत ज़्यादा वायु प्रदूषित रहता है, और वहाँ की वायु में बहुत ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या बहुत सारे हानिकारक गैसें हो जाती हैं, जो कि आप सांस के माध्यम से जब लेते हैं
तो वो सारी गैसें या धूल के कण कहाँ पहुँचते हैं, फेफड़े में पहुँचते हैं। तो फेफड़ों में वो पहुँच कर क्या करेंगे, फेफड़ों को नुकसान पहुँचाएंगे। लेकिन वहाँ भी कोशिका होती है फेफड़े के अंदर जो इनका भक्षण कर जाती है, इनको खा जाती है। वो कौन सी कोशिका है, नाम मालूम है ना, उनको कहा जाता है डस्ट सेल। क्या बोलते हैं, डस्ट सेल। ये डस्ट सेल कहाँ पाया जाता है, फेफड़े में पाया जाता है, लंग्स में पाया जाता है। याद रखिएगा, कहाँ पाया जाता है, लंग्स में, फेफड़े में पाया जाता है डस्ट सेल। इसके अलावा भाई पूरा शरीर अंगों से बना है, और अंग किससे बने हैं, ऊतक से बने हैं। तो मान लीजिए आपके जो लीवर है, लीवर में भी ऐसा ही होगा कि वहाँ पर मृत कोशिकाएं पाई जाएंगी, वहाँ तक भी हानिकारक पदार्थ पहुँच सकते हैं, वहाँ पर भी बैक्टीरिया पहुँच सकती है। ठीक है, तो उनको कौन नष्ट करता है, उनको भी इस प्रकार की ही फैगोसाइट्स ही होती हैं, माइक्रोफेजेज नामक कोशिकाएं ही होती हैं जो उनको नष्ट करती है। लेकिन लीवर की जो होती है माइक्रोफेजेज, उसका क्या नाम है, देखिए काम वही होता है। जैसे आप मिठाई आप देखते हैं, चीनी का ही मिठाई बर्फ़ी बना देते हैं, उसी का पेड़ा भी बना देते हैं, थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है, नाम केवल जो है अलग अलग हो जाता है, मीठा सब लगता है। ठीक, ये सफाई करने वाली कोशिकाएं भी एक ही होती हैं, लेकिन अलग अलग स्थान पर उनका अलग अलग नाम होता है, काम वही है। तो जो लीवर में पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, लीवर में जो पाया जाता है उसको कुफर सेल कहा जाता है। क्या बोलते हैं, कुफर सेल, कुफर सेल कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा मस्तिष्क में कुछ पाई जाती है। मस्तिष्क में कौन सा सेल पाया जाता है, मस्तिष्क में माइक्रोगिलिया नामक सेल पाया जाता है। क्या बोलते हैं, माइक्रोगिलिया, माइक्रोगिलिया पाई जाती है। इसी प्रकार ब्लड में भी कोशिका पाई जाती है। ब्लड में कौन पाई जाती है, मोनोसाइट्स नामक कोशिका पाई जाती है। कौन सा है, मोनोसाइट। आप जानते हैं ना मोनोसाइट का क्या काम है, मोनोसाइट जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं, वो भी जो ब्लड में पाए जाने वाले बाहर से आने वाले विषाणु हैं, या उसमें भी जो खराब कोशिकाएं होती हैं, मृत कोशिकाएं होती हैं, उनको क्या करता है, ये उनका भक्षण करती है, घूम घूम के खा जाती है। तो अलग अलग जगह पर इनका अलग अलग नाम है। चलिए इसके बाद हम लोग तीसरा पढ़ते हैं, मास्ट कोशिका। क्या पढ़ेंगे, मास्ट कोशिका। मास्ट कोशिका किस में पाए जाते हैं, ये सभी ऊतकों में पाए जाते हैं। और हम इस समय क्या पढ़ रहे हैं, सिंपल कनेक्टिव टिश्यू पढ़ रहे हैं, यानी कि सरल संयोजी ऊतक। इसके बाद हम लोग देखते हैं मास्ट सेल, यानी कि मास्ट कोशिकाएं। क्या पढ़ेंगे, मास्ट सेल, मास्ट सेल। ये जो मास्ट सेल है कहाँ पाया जाता है, ये भी कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी ऊतक में पाया जाता है। इसमें देखेंगे तो इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है मास्ट सेल की, देख रहे हैं ना, बहुत संख्याएं होती है मास्ट सेल की। और ये बड़ी भी होती है, गोलाकार होती है, अंडाकार भी होती है। यहाँ पे हम देखिए अंडाकार बनाए हैं, कैसे होती है ये, अंडाकार भी होती हैं, गोलाकार होती हैं। ये जो रुधिर वाहिनियाँ होती हैं, ठीक है, ये रुधिर वाहिनियाँ हैं या तंत्रिका तंत्र हैं, या जो लसिका कोशिकाएं हैं, इनके चारों तरफ ये जमे हुए होते हैं। इसमें बहुत सारे कणिकाएं पाई जाती हैं, आप देख ही रहे हैं। और ये मास्ट सेल कुछ पदार्थों को साबित करते हैं, जैसे हिस्टामिन है, हिपैरिन है, और क्या है, और सेरोटोनिन है। तो हिस्टामिन, हिस्टामिन, और क्या है, हिपैरिन, हिपैरिन। इसके अलावा सेरोटोनिन। देखिए स्पेलिंग हमसे गलती हो जाती है स्पेलिंग में, स्पेलिंग आप बुक में देख लिया करिएगा। क्या होते हैं, हिपैरिन, हिस्टामिन और सेरोटोनिन। ठीक है, अब हिस्टामिन क्या है, ये एक प्रकार का प्रोटीन है, और हिपैरिन क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट होता है। और वहीं पर सेरोटोनिन, ये भी एक प्रकार का प्रोटीन होता है। ठीक है, अब ध्यान से आप सुनिए फिर से कि जो मास्ट सेल है यानी कि मास्ट कोशिकाएं हैं, इनका आप संरचना देखिए हैं, गोलाकार हो सकते हैं या अंडाकार हो सकते हैं, संख्या में ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे पदार्थ को ये साबित करता है, जैसे हमने अभी आपको बताया हिस्टामिन है, हिपैरिन है,
सेरोटोनिन है, जिसमें से कि हिस्टामिन और सेरोटोनिन दोनों प्रोटीन है और हिपैरिन क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट होता है। इनके कार्य क्या हैं, आइए हम देखते हैं। हिपैरिन जो होता है, बस इसे बताते चल रहे हैं। ये जो है रुधिर वाहिनियों को क्या करता है, ये फैलाता है। जब रुधिर वाहिनियों को फैला के क्या करता है, जैसे शरीर में एलर्जी हो रही है या सूजन आ रहा है या जलन हो रही है, तो क्या करता है, वो फैला कर एक प्रतिक्रिया जो है में भाग लेता है, जिससे ये होता है कि जलन या जो सूजन है, जो एलर्जी हो रही, उसको ये कम करता है। इसके अलावा जो दूसरा है, दूसरा क्या है, ये हिपैरिन है। हिपैरिन क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। इसका जो कार्य होता है, ये एंटी कोगुलेंट काम करता है। क्या करता है, एंटी कोगुलेंट, यानी कि क्या करता है, प्रतिजामन का काम करता है। प्रतिजामन, ये प्रतिजामन मतलब समझ रहे हैं ना, हम बता दे रहे हैं। प्रतिजामन, इसका जो कार्य होता है, तो ये ब्लड को जमने से रोकता है, इसीलिए इसको प्रतिजामन कहा गया है। ये जो ब्लड, मान लीजिए कि रुधिर वाहिनियों के अंदर रुधिर बह रहा है और उस रुधिर को जमने से रोकने का काम कौन करता है, ये करता है हिपैरिन नामक जो पदार्थ है, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। और ये सेरोटोनिन नामक पदार्थ है, ये इसको कहते हैं रुधिर वाहिका संकोचक। इंग्लिश में कहा जाता है वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। क्या बोलते हैं, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। इसका मतलब ये है, जब कहीं चोट लग जाती है, ब्लड बहता जा रहा है, तो ये रुधिर वाहिका माने जो नलिका होती है, उसको संकुचित करता है, उसको सिकोड़ता है, जिससे क्या होता है, ब्लड का बहाव रुक जाए या कम हो जाए। इसीलिए इसको कहते हैं रुधिर वाहिका संकोचक। रुधिर वाहिका संकोचक कहा जाता है। यानी क्या करता है, जो रुधिर वाहिनियां होती है उसको संकुचित कर लेता है, जिससे कि क्या होगा, ब्लड का बहाव कम हो जाए, ब्लड का स्राव कम हो जाए। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर कहा जाता है। वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर बोलते हैं। ठीक है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, ये आप मीनिंग स्पेलिंग बुक में देख लीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश हमसे गलती हो जाती है नाम में। ठीक है ना, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, बस ये हमारा काम है। आइए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लिम्फोसाइट्स। क्या पढ़ेंगे, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट हमने नहीं लिखा है, चलिए नहीं लिखा है तो लिख दिया जाएगा। लिम्फोसाइट्स, ऐसा समझाते चल रहे हैं। ये लिम्फोसाइट जो होता है, ये भी एक सेल है। ये सबसे छोटी होती है, संख्या में कम होती है, गोल होता है, और रुधिर और लसिका की जो लिम्फोसाइट्स एकदम जैसे रुधिर की या लसिका होता है, उसमें जैसे लिम्फोसाइट्स होता है, ठीक उसी प्रकार ये लिम्फोसाइट्स ऊतक में भी पाए जाते हैं, कनेक्टिव टिश्यू में पाए जाते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, केंद्रक बड़ा हो जाता है। जब केंद्रक बड़ा हो जाएगा तो जीवद्रव्य में जो पदार्थ होता है कम हो जाता है। भाई आपकी मान लीजिए कोशिका है, कोशिका में केंद्रक के बड़ा हो जाएगा, तो ये देखिए कम नहीं हो जाएगा क्षेत्र, तो इसका मतलब इसमें केंद्रक बड़ा हो जाने से क्या होता है, इसका जो है जो कोशिका द्रव्य है ये कम हो जाता है। और ये भी क्या करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, यानी कि रोग प्रतिकारक जो पदार्थ होता है उसको ये साबित करता है, जिसको एंटीबॉडीज कहा जाता है। क्या होता है, एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज का ये निर्माण करता है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं प्लाज्मा सेल के बारे में। क्या देखेंगे, लिम्फोसाइट्स के बाद होता है प्लाज्मा सेल। ठीक है, इसमें प्लाज्मा सेल ये है, दिखाई पड़ रहा है ना, ये है प्लाज्मा सेल। ऐसा आप समझिए कि जो प्लाज्मा सेल होता है ये भी संख्या में कम होता है। ठीक है, कहाँ संख्या में कम होता है, लेकिन ये लिम्फोसाइट जैसी ही होती है कमोबेश। लिम्फोसाइट की कोशिका आपने देखा, सेम ये लिम्फोसाइट की तरह ही प्लाज्मा सेल भी होता है, परंतु इसमें कुछ
बड़ी होती हैं, कुछ छोटी होती हैं, कुछ भ्रमणशील होती हैं, लेकिन लिम्फोसाइट से कम भ्रमणशील होती है, मतलब घूमती कम है। इसमें पिसोडोपोडिया जो है पाया जाता है, लेकिन ये कम भ्रमणशील होता है। ऐसा माना जाता है कि जो लिम्फोसाइट होती है यही परिपक्व अवस्था में क्या बन जाता है, प्लाज्मा सेल बन जाता है। यानी कि प्लाज्मा सेल का जो निर्माण होता है ये किससे होता है, लिम्फोसाइट से ही होता है, जब ये परिपक्व हो जाती है, मतलब ऐसा माना जाता है। और ये भी एंटीबॉडीज का ही निर्माण करता है। किसका, एंटीबॉडीज का संश्लेषण करता है, यानी कि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसके बाद आइए हम लोग पढ़ते हैं वसा कोशिका। वसा कोशिका यानी कि फैट सेल या एडिपोज सेल, ठीक है। एडिपोज सेल जो है, ये भी एडिपोज सेल देखिए आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये फैट सेल है, ठीक है। ये क्या है, फैट सेल होता है और ये संख्या में बहुत कम होती है। बड़ी कोशिकाएं होती हैं, देख सकते हैं बड़ी कोशिकाएं होती है, लेकिन संख्या में कम होती हैं, ठीक है। ये जो कि अकेली भी होती है और समूह में भी होती है। इसमें आप देखेंगे ना, प्रत्येक ये जो कोशिका है, जो वसा की कोशिका है, इसके अंदर जो सब भरा कोशिका द्रव्य भरा रहता है, इसमें बहुत बड़ा सा गोलिका होता है। इसकी यही विशेषता होती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ फाइबरस भी पाए जाते हैं, माने तंतु पाए जाते हैं। आप देखिए ये तंतु जैसे देख रहे हैं, ये भी मिला है, ये देख रहे हैं ना, जिसको क्या कहा गया है, इलास्टिक फाइबरस है। नहीं, ये क्या है, ये कोलेजन है, कोलेजन फाइबरस है। ये देख रहे हैं ना, ये कोलेजन फाइबरस है। और कुछ इसमें देख रहे हैं, ये देखिए इलास्टिक फाइबरस है। और इलास्टिक में कुछ होता है येलो इलास्टिक होता है, कुछ होता है इसमें रेटिकुलर भी पाए जाते हैं। तो इसमें आपको हम बता दें ऐसे, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा होता जा रहा है और मैं नहीं चाहता हूँ कि ज़्यादा बड़ा वीडियो बने। बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसे लगा आप कमेंट करके बताएं। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।